ग्रीटिंग्स टू ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन का पार्ट 1 वीडियो कवर करेंगे, जिसमें हम पेज नंबर 32 से 34 तक के एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स नो अबाउट द ऑथर। About the author, Robert W. Peterson was a famous American newspaper writer who later became a freelance author of magazine articles. रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन एक बहुत ही फेमस अमेरिकन न्यूज़पेपर राइटर थे जो बाद में एक फ्रीलांस ऑथर मीन्स क्या होता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है या जो अपने लिए अपने खुद के लिए काम करता है उसे बोलते हैं फ्रीलांस। तो ये फ्रीलांस ऑथर थे मैगजीन और आर्टिकल्स के। ही रोट विद अथॉरिटी पर्टिकुलरली ऑन द टॉपिक्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्काउटिंग। इन्होंने अथॉरिटी का यहाँ पे मतलब ये है कि ही वॉज एन एक्सपर्ट हुज व्यूज़ आर टेकन एज अ वेरी क्लियर। तो एक एक्सपर्ट की तरह से इन्होंने जो है बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे। पर्टिकुलरली इनके जो टॉपिक थे वो क्या थे, स्पोर्ट्स थे एंड स्काउटिंग। स्काउटिंग मीन्स क्या होता है, एक्सप्लोरिंग इन ऑर्डर टू गेन इन्फॉर्मेशन। तो एक इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारे मैगजीन में इन्होंने लिखा। He was born in 1925 in Pennsylvania in the USA। ये USA के पेंसिल्वेनिया में 1925 को बॉर्न हुए एंड डाइड ऑफ लंग कैंसर ऑन 11 फरवरी 2006 एंड ड्यू टू लंग कैंसर इनकी डेथ हुई 11 फरवरी 2006 में। इट वॉज ऑल अबाउट द ऑथर। लेट्स प्रोसीड टू द स्टोरी। The making of a scientist. This is a story of a bright scientist named Richard H. E. Bright। ये कहानी एक बहुत ही ब्राइट साइंटिस्ट की है जिनका नाम रिचर्ड एच एब्राइट था। एट द एज ऑफ 24 ही एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विथ हिज थ्योरी ऑफ सेल्स। 24 की एज में इन्होंने पूरे वर्ल्ड में एक साइंटिफिक डिस्कवरी इन्होंने की और इन्होंने थ्योरी ऑफ सेल्स जो है रिप्रेजेंट किया। एज अ चाइल्ड ही रिकलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड क्वाइंस। एक बच्चे की तरह जो है जब बचपन में ये रॉक्स और फॉसिल्स को, फॉसिल्स मीन्स क्या होता है, डेड मटीरियल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसको ये कलेक्ट किया करते थे, क्वाइंस कलेक्ट किया करते थे। हिज मदर वॉज अ ग्रेट ड्राइविंग फोर्स इन मेकिंग ऑफ हिम एज अ साइंटिस्ट। इसीलिए इस स्टोरी का नाम भी द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट है, मतलब किसी को साइंटिस्ट बनाना। तो इनकी मदर जो है सी वॉज अ ग्रेट फैक्टर, एक ये बहुत बड़ी फैक्टर रही इनके लाइफ में। सी वॉज अ ग्रेट ड्राइविंग फोर्स इन मेकिंग ऑफ हिम एज अ साइंटिस्ट। ये उन्हीं की देन है जिससे रिचर्ड एच एब्राइट जो है एक साइंटिस्ट बने। हेयर इन द बॉक्स इट इज़ गिवन रिचर्ड एब्राइट हैज रिसीव्ड द सेरेले स्कॉलर अवार्ड एंड द सेरिंग प्लो अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। इनको जो है सैर स्कॉलर अवार्ड जो है और सेरिंग प्लो अवार्ड बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी के लिए इनको अवार्ड मिला। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। और ये इनका एक अट्रैक्शन था बटरफ्लाइज के लिए जिसने इनके साइंस वर्ल्ड के जो है सारे डोर्स ओपन किए और ये साइंटिस्ट बने। Dear student, before the explanation, I will ask you to take the pencil in your hand and note down the difficult words meaning where you feel noting down to them. Let's discuss the story. At the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. At the age of 22, जब इनकी उम्र क्या थी, 22 years की थी। ही वॉज अ फार्मर। अ फार्मर मीन्स क्या होता है कि अर्लियर इनको एक जो है अवार्ड मिला था स्काउट ऑफ द ईयर। स्काउट ऑफ द ईयर का इनको अवार्ड मिला। एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। और जब इनको ये अवार्ड मिला तो इससे ये बहुत एक्साइटेड हुए, इनको बहुत ही प्रेरणा उससे मिली और जिसने साइंटिफिक वर्ल्ड के जो मतलब दरवाजे थे वो इनके लिए खुल गए और इन्होंने एक न्यू थ्योरी वहाँ पर दी दैट हाउ सेल्स वर्क। सेल्स आपको मालूम है कि वो किसी भी बॉडी का बहुत ही वेरी माइन्यूट पार्ट होता है और हम लोग कह सकते हैं कि सेल इज़ अ बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी की बेसिक एक बहुत ही आधारभूत एक जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है जिस पे सारी जो है एनिमल्स की बॉडी वर्क करती है।
तो इन्होंने सेल्स की डिस्कवरी पर वर्क किया और उसकी थ्योरी इन्होंने दी। तो रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. Proceedings of the National Academy of Science, this is the name of magazine, ये एक मैगजीन का नाम है। तो रिचर्ड एच एब्राइट अलॉन्ग विथ हिज रूममेट, अपने रूममेट के साथ में, जो इनके कॉलेज का रूममेट था, इन्होंने पूरे वर्ल्ड को सरप्राइज किया एट द यंग एज ऑफ 22 एंड ही एक्सप्लेन्ड द थ्योरी, he with his roommate, they explained the theory on how cells work in a हाउ सेल्स वर्क, कैसे सेल्स वर्क करते हैं। इट वॉज पब्लिश्ड इन द पेपर और इन द मैगजीन, शायद पेपर या मैगजीन में, जो जिसका नाम क्या है, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, उसमें जो है ये थ्योरी इनकी पब्लिश हुई। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। ये पहली बार था, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये बहुत ही पहली बार ये था कि जहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट का, मतलब रिचर्ड एब्राइट और इनका जो रूममेट था, तो ये जो वैल्यूबल मैगजीन थी, ये बहुत ही वैल्यूबल मैगजीन थी एंड इट हैड पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पहली बार ऐसा हुआ जिसमें इनके वर्क को पब्लिश किया गया, और इसके पहले किसी भी स्टूडेंट के डिस्कवरी या उसकी थ्योरी को जो है पब्लिश नहीं किया गया था। इन स्पोर्ट्स व्हाट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। बैट का मीनिंग जो है, बैट पे स्टार लगा हुआ है एंड इन द बॉटम ऑफ द पेज इसकी मीनिंग दी भी गई है कि बैट क्या होता है, लेकिन मैं बहुत ही ब्रीफली आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे जो रिचर्ड एब्राइट हैं, ही हैड अचीव्ड मेनी अचीवमेंट्स, इन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स जो है गेन किए, लेकिन ये जो कि लाइफ में था, ये जो उनके लाइफ में था, इट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। अगर हम इसको स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में समझें तो जैसे क्या होता है कि आप कोई एक बहुत बड़ा लीग, एक बहुत बड़ा स्कोर बनाते हैं, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, एक बहुत बड़ा स्कोर आप बनाते हैं, तो एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन, ये जो है आपका जो है बेसबॉल में ये होम रन हुआ करते हैं, तो ये उसका टर्म यहाँ पर यूज किया गया है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप बहुत बड़ा एक कोई स्कोर बनाते हैं, लेकिन जब फर्स्ट टाइम जब आप हिट करते हैं, फर्स्ट टाइम जब होम रन बनाते हैं, जैसे अगर हम लोग क्रिकेट की लैंग्वेज में इसको समझे तो क्रिकेट में क्या होता है, जब आप सिक्सर पहले मारते हैं तो जो फर्स्ट सिक्सर होता है वो एक बड़ा अचीवमेंट होता है, और उसके बाद फिर आप कई सारे 6 और 4 रन्स आप बनाते हैं और उसके बाद एक बड़ा स्कोर खड़ा होता है। तो जो पहला इस तरह से जो एक हिट होता है, पहला जब आप हिट करते हैं तो एक बड़ा एक मतलब वो अचीवमेंट होता है। उसी तरह से जब इन्होंने फर्स्ट टाइम जब सेल की इन्होंने थ्योरी जो है रिप्रेजेंट की, और वो साइंस जर्नल में जो है, इस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल में जब वो पब्लिश हुआ, तो ये एक बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट था। और उसके बाद इनके लगातार देयर इज़ अ चैन ऑफ अचीवमेंट्स, इनके बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वाज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। तो रिचर्ड एब्राइट जो है उन्होंने एक बहुत सारे अचीवमेंट गेन किए इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड अदर फील्ड्स, और दूसरे फील्ड में, लेकिन ये क्या था, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था, पहला अचीवमेंट था जो इन्होंने गेन किया। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और इसकी शुरुआत किससे हुई, बटरफ्लाई से। तो मतलब ये क्या था कि इनकी क्यूरोसिटी थी, जहाँ पर ये बटरफ्लाई के बारे में जानना चाहते थे, बटरफ्लाई की लाइफ को इन्होंने डिस्कस किया, तो वहाँ से इनकी जो है डिस्कवरी शुरू हुई, इनके चाइल्डहुड से ही। एंड ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया, देयर वॉजंट मच आई कुड डू देयर, ही सेड। तो एंड ओनली चाइल्ड, ये अपने माता पिता के एक ही बेटे थे। एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग एक सिटी का नाम है, और पेंसिल्वेनिया दिस इज़ द स्टेट ऑफ यूएसए, यूएसए का एक स्टेट है। तो पेंसिल्वेनिया स्टेट के रीडिंग शहर के नॉर्थ साइड में ये जो है पले बढ़े। ही ग्रू अप देयर एंड देयर वॉजंट मच आई कुड डू देयर, और मतलब वहाँ पर ऐसा बहुत कुछ नहीं था इनको करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर इतनी एमिनिटीज़ नहीं थी, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी जहाँ पर ये कुछ कर सकते थे। तो ये वहाँ पर ये बॉर्न हुए, वहाँ पे इनकी ब्रिंगिंग अप हुई, वहाँ पे इनका पालन पोषण हुआ, और वहाँ ये बड़े हुए। आई सर्टनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ 1, और निश्चित रूप से ये वहाँ पर बेसबॉल नहीं खेल सकते थे, फुटबॉल नहीं खेल सकते थे विद अ टीम ऑफ 1, क्योंकि ये अकेले थे, तो एक प्लेयर की कोई टीम होती नहीं है।
तो इसलिए ये वहाँ पर बेसबॉल और फुटबॉल भी नहीं खेल सकते थे, तो इनकी पूरी प्रॉपर एक वहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं हो सकती थी, वहाँ पे कुछ ऐसी इम्यूनिटीज़ या फैसिलिटीज़ नहीं थी। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। बस खाली वहाँ पर एक चीज़ ये कर सकते थे कि चीज़ों का, जो पुरानी चीज़ें हैं, रॉक्स है, क्वाइंस है, तो इन्हीं सब चीज़ों का संग्रह कर सकते थे, कलेक्शन कर सकते थे, और कुछ भी नहीं कर सकते थे। सो ही डिड, और ये इन्होंने किया भी। एंड डिड ही एवर बिगिनिंग इन किंडरगार्टन ए ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़। और यही इन्होंने किया भी। एंड डिड ही एवर, और इन्होंने ये जो है ये हमेशा, जैसे ये हमेशा करते आए, जैसे ये हमेशा करते आए, वैसे ये बचपन से ही इन्होंने ये चीज़ें की। जैसे जैसे ये बड़े हुए, इन्होंने बचपन से ही ये सारी चीज़ें की। और बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, इनकी शुरुआत मतलब किंडरगार्टन से ही। किंडरगार्टन मीन्स क्या होता है कि केजी क्लास से ही, जब किंडरगार्टन दैट इज़ ए स्कूल फॉर चिल्ड्रन, छोटे बच्चों का एक स्कूल होता है जहाँ पे प्ले ग्रुप से जो है स्टार्ट होती है एजुकेशन। तो ये मतलब जब ये किंडरगार्टन में थे, ही हैड बिगन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। ये सब चीज़ें मीन्स फ्रॉम द टाइम ऑफ किंडरगार्टन, जब ये किंडरगार्टन में जाते थे तब से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। एंड ही ऑल्सो यूज टू कीप ऑन स्टेयरिंग एट द स्टार्स। और ये जो है नीचे यहाँ पे दिया गया है कि इन्होंने जो है दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़, इनकी सारी एक्टिविटीज़ को मार्क करता है। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। ही बिकम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट। तो ये क्या करते थे, ही जस्ट यूज टू कीप ऑन स्टेयरिंग एट द स्टार्स एंड समटाइम्स द होल नाइट एज ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग एस्ट्रोनॉमी। क्योंकि इनको एस्ट्रोनॉमी पढ़ने का बहुत ज़्यादा इनको शौक था, तो ये हमेशा जो है स्टार्स को गेज किया करते थे, मतलब देखते रहते थे, एक टक देखते रहते थे। और फॉसिल्स को कलेक्ट किया करते थे। फॉसिल मीन्स क्या होता है, डेड मटीरियल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो रिमेन्स होते हैं, तो उन रिमेन्स को ये कलेक्ट किया करते थे। और रॉक्स को कलेक्ट किया करते थे। तो ये इनकी एक हॉबी थी, और इसको ये वहाँ पर किया करते थे। क्योंकि पेंसिल्वेनिया रीडिंग सिटी में जो है, जहाँ पर ये रहते थे, वहाँ आसपास कोई इनके प्लेमेट्स नहीं थे, तो ये इन्हीं सारी चीज़ों को किया करते थे। नाउ मूविंग टू द पेज नंबर 33। From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. He also had a mother who encouraged his interest in learning. She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials, and other equipment, and helped him in many other ways. So from the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. तो फ्रॉम द फर्स्ट मीन्स क्या होता है कि बहुत पहले से ही इनके अंदर जो है ये क्यूरोसिटी थी। ये मतलब ये हमेशा, ही हैड बीन ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते थे। क्यूरियस मीन्स क्या होता है, इंक्विजिटिवनेस मीन्स क्या होता है, जिज्ञासा। और यहाँ पे ड्राइविंग का मतलब क्या होता है, मोटिवेट। तो पहले से ही ये मोटिवेटेड थे, और इनकी हमेशा नई चीज़ों की जो है जानने की इच्छा होती थी। विद अ ब्राइट माइंड मीन्स क्या होता है, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट थे। तो बिकॉज ही हैड अ शार्प माइंड, इनके पास बहुत ही शार्प माइंड था। तो ये ब्राइट जो है, ही हैड बीन ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स एंड हैड अ शार्प माइंड। तो हमेशा से इनको नई चीज़ों की जानने की इच्छा होती थी, और इनका बहुत ही शार्प माइंड भी था। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। और इनकी जो मदर थी, हिज मदर यूज टू इनकरेज हिम टू लर्न। और इनकी जो माँ थी वो इनको हमेशा एनकरेज करती थी, हमेशा प्रोत्साहित करती थी नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो इनको जो है घुमाने मतलब ले जाती थी, ट्रिप्स पर ले जाती थी। एंड यूज टू बाय टेलीस्कोप एंड अदर इंस्ट्रूमेंट दैट वुड हेल्प हिम इन लर्निंग न्यू थिंग्स। और उन सारी चीज़ों को ये परचेज़ करती थी, उन सारी चीज़ों को जो है ख़रीदा करती थी, सारे इंस्ट्रूमेंट को ख़रीदती थी जो इनको नई चीज़ों को सीखने में मदद करते थे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर टेलीस्कोप दिया गया है। टेलीस्कोप आपको मालूम है, दैट्स अ डिवाइस टू व्यू फॉर अवे थिंग्स। जो फॉर अवे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो काफ़ी दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको देखने में मदद करता है टेलीस्कोप। और माइक्रोस्कोप क्या करता है कि जो बहुत ही छोटी चीज़ें होती हैं, जो माइन्यूट चीज़ें होती हैं, उनको प्रॉपर देखने में हेल्प करता है। माइक्रोस्कोप मीन्स इट हेल्प्स टू सी द माइन्यूट ऑब्जेक्ट। जो माइन्यूट ऑब्जेक्ट होते हैं
जो नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते हैं उसको देखने में ये हेल्प करते हैं। कैमरा हुआ, और माउंटिंग मटेरियल्स मीन्स क्या होता है कि जैसे स्टैंड वगैरह है, जैसे अब कैमरा को या टेलीस्कोप को जो है हमें फिट करना होगा तो हमें एक स्टैंड की नीड होगी जिससे हम फॉर अवे थिंग्स को देख सकें। तो उन सारी चीज़ों को जो है सेट करने के लिए एक माउंटिंग मटेरियल की नीड होती है। तो ये माउंटिंग मटेरियल्स, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज और जैसे अदर इक्विपमेंट जो है वो सारी चीज़ें वो ख़रीदती थी जब वो ट्रिप्स पे जाती थी, और जो इनको मतलब नई चीज़ों को ढूंढने में हेल्प करते थे। इस तरह से वो उनको सपोर्ट करती थी और इनकरेज किया करती थी। आई वॉज हीज ओनली कंपेनियन अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड। अब इनकी ये मदर का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि सी वॉज वन एंड ओनली कंपेनियन, वो जो है एक अकेली कंपेनियन थी, अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक कि एब्राइट स्कूल नहीं जाते थे तो उनकी जो फ्रेंड थी, जो उनकी जो प्लेमेट्स थी या जो उनकी फ्रेंड थी, कंपेनियन थी, वो उनकी माँ थी। ये उनकी माँ ने बताया कि जब तक कि एब्राइट स्कूल नहीं जाते थे तब तक वही जो है उनकी फ्रेंड थी। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और उसके बाद जब ये स्कूल जाने लगे तब उनकी माँ जो है उनके फ्रेंड्स को भी बुलाती थी घर पे, उनके फ्रेंड्स भी आया करते थे एब्राइट के। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात में वो सारी चीज़ें साथ साथ किया करते थे, मतलब डिनर साथ में किया करते थे, बात साथ में किया करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड। अब यहाँ पर रिची जो है, रिचर्ड का ये एक निक नेम है जो उनकी मदर उनको कह के बुलाया करती थी। तो उनकी मदर यहाँ पे बताती हैं कि रिचर्ड जो है वो उनकी पूरी, उनका वो मतलब अब रिची जो है, रिची के अलावा कोई नहीं था, और रिची वॉज हर होल लाइफ, रिची ही उनका पूरा संपूर्ण जीवन थे। एंड ही वॉज द सपोर्ट सिस्टम आफ्टर हिज फादर डाइड। जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो रिचर्ड ही जो है उनकी माँ के लिए सब कुछ थे। और रिचर्ड उस समय जो है क्लास 3rd में थे, ग्रेड मीन्स होता है क्लास, तो रिचर्ड जो है क्लास 3rd में थे तभी जो है उनके फादर की डेथ हो गई थी। और उनके फादर की डेथ के बाद ही वॉज ओनली द सपोर्ट सिस्टम फॉर हिज मदर, अपनी मदर के लिए एक सपोर्ट भी थे, और उनकी मदर के लिए पूरा एक संपूर्ण जीवन रिचर्ड में ही था, इसलिए वो रिचर्ड पर बहुत ज़्यादा केयर और उन पर ध्यान दिया करती थी। सी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। और यहाँ पर जो है रिचर्ड की मदर और रिचर्ड दोनों ऑलमोस्ट जो है शाम को एक ही डाइनिंग रूम, मतलब जो डाइनिंग रूम की टेबल होती थी, डाइनिंग रूम की टेबल पर बैठ करके पूरा समय स्पेंड करते थे। इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम। और उनकी मदर यहाँ बताती थी कि अगर रिचर्ड के पास कोई काम नहीं रहता था तो उनकी मदर उनको काम दिया करती थी, कुछ वर्क असाइन किया करती थी, उनको खुद से जो है वो कोई न कोई जो है एक टास्क दिया करती थी। नॉट फिजिकल वर्क, कोई फिजिकल वर्क नहीं दिया करती थी कि उनको कोई मेहनत करना है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करना है, ऐसा कोई काम नहीं दिया करती थी, बल्कि कुछ लर्निंग चीज़ों के लिए। तो जैसे क्या होता था, रिचर्ड को इफ़ ही हैड नॉट एनी वर्क टू डू देन हिज मदर वुड फाइंड हिम सम टास्क फॉर लर्निंग, तो वो कुछ लर्निंग के जो है काम को असाइन किया करती थी, उनको दिया करती थी। और यहाँ पे क्या था कि ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू लर्न। और रिचर्ड जो है ही वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ लर्निंग, वो लर्निंग के बहुत ही फॉन्ड ऑफ, बहुत ही शौकीन थे, उनको नई चीज़ें सीखना और पढ़ना अच्छा लगता था। तो इसीलिए वो ऐसा चाहते भी थे, रिचर्ड भी चाहते थे कि उनको कुछ सीखने को मिले, और इसीलिए वो नई चीज़ों को जो है पढ़ते रहते थे, और उनकी मदर जो भी दिया करती थी उसमें पूरे इंटरेस्ट के साथ वो जो है पढ़ाई किया करते थे। एंड लर्न ही डिड, ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल। और इस तरह से उन्होंने सीखा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे उनकी मदर ने उनको हेल्प किया पढ़ाई में तो उन्होंने उसको पढ़ा भी और ऐसा किया भी। एंड ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, और इसके वजह से जो है पढ़ाई की वजह से ही वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, एक ब्राइट स्टूडेंट थे। एंड ही यूज्ड टू स्कोर गुड इन क्लास, और क्लास में अच्छा स्कोर करते थे। ही वॉज टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, अपने क्लास में जो है एकदम टॉप करते थे, बिल्कुल फर्स्ट आया करते थे। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड। ऑन एवरी डे थिंग्स मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हर दिन, मतलब जो भी टास्क उनको मिलता था तो ये उस पर जो है हमेशा एक इनके लिए न्यू रहता था, और उसको बहुत ही दिलचस्पी के साथ में, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में उसको किया करते थे। जैसे मतलब और किड हुआ करते थे, और जो बच्चे हुआ करते थे उन्हीं की तरह से ये भी थे। ऐसा कुछ नहीं था कि ये बहुत ही ब्राइट थे, लेकिन चीज़ों को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ किया करते थे, और इसी की वजह से उनका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा आता था। बाय द टाइम ही वॉज इन द 2nd ग्रेड, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन।
तो यहाँ पे नीचे जो है फॉलोइंग एक बॉक्स दिया गया है जिसमें बहुत सारी स्पीसीज़ दी गई हैं बटरफ्लाइज़ की, और डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ हैं और उसके अलग अलग जो है नाम दिए गए हैं और उनका स्ट्रक्चर भी कहीं कहीं बताया गया है। तो इस तरह की जो है यहाँ पर बटरफ्लाइज़ की स्पीसीज़ बताई गई हैं। तो एब्राइड जो है when he was in second class, जब वो सेकंड क्लास में थे, तो इन्होंने जो है he had collected all the 25 species of butterflies that were found in his neighborhood। जो इनके नेबरहुड में, जो इनके आसपास बटरफ्लाइज पाई जाती थी, तो उसकी 25 स्पीसीज़ थी। इन्होंने वो सारी 25 स्पीसीज़ जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बटरफ्लाइज थी उसको इन्होंने कलेक्ट किया था। और इन्होंने ऐसा सोचा था कि जो है शायद ये सारी जो है बटरफ्लाई को, जितनी भी बटरफ्लाई हैं उसको ये पूरा ये कलेक्ट कर चुके हैं और ये दैट्स द एंड ऑफ द बटरफ्लाई। नीचे यहाँ पे लाइन दी गई दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माय बटरफ्लाई कलेक्टिंग। तो जब ये 25 डिफरेंट स्पीसीज़ की बटरफ्लाई को इन्होंने कलेक्ट कर लिया तो इन्होंने ये समझा कि ये जो है दैट्स द एंड ऑफ स्पीसीज़, ये इतनी बटरफ्लाई हैं जितना इन्होंने कलेक्ट किया है। तो इस तरह से इन्होंने डिफरेंट स्पीसीज़ को कलेक्ट करने के बाद इनको ये पता चल गया कि जितनी भी नेबरहुड में बटरफ्लाई हैं उसका पूरा कलेक्शन इन्होंने कर लिया, क्योंकि वहाँ उस सराउंडिंग में और बटरफ्लाइज नहीं मिलती थी। तो यहाँ पे कुछ बटरफ्लाइज के जो है नेम भी दिए गए हैं बॉक्स में, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है वाइट एम हेयर स्ट्रीक, ये सभी जो है बटरफ्लाई की स्पीसीज़ के नेम हैं। और स्नाउट बटरफ्लाई, वुड निम्स एंड सैटियर्स, मोनार्क्स, वाइट एंड सल्फर्स, तो ये सारी बटरफ्लाइज की स्पीसीज़ के नाम है। डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ यहाँ पर दी गई हैं। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said, but then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर उन्होंने ये सोचा, ही थॉट दैट इट वुड हैव बीन द एंड ऑफ हिज बटरफ्लाई कलेक्शन। एक बार एच एब्राइट को ये लगा कि उन्होंने जितनी भी बटरफ्लाई उन्होंने पूरा कलेक्ट कर लिया है, लेकिन उनकी मदर जो है उनको एक नई बुक उनके लिए लाती हैं, वो चिल्ड्रंस बुक कही जाती है जिसका नाम क्या है, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क। यस, तो द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स एक जो है बुक लाती है और ये बुक जो है बताती है उनको कि हाउ द मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। और उस बुक में जो है ये पता चलता है कि जो मोनार्क बटरफ्लाई वो कैसे माइग्रेट करके सेंट्रल अमेरिका में जाती है, कैसे वो माइग्रेट करती है। एंड इट वॉज द टर्निंग पॉइंट, हम ये कह सकते हैं कि ये उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था फॉर एब्राइट के लिए। एंड इट टर्न द क्यूरोसिटी टर्न हिज क्यूरोसिटी टूवर्ड्स साइंस, और इससे जो उनकी साइंस की क्यूरोसिटी थी वो एक बार टर्न हुई, क्योंकि इनको ये पता चला कि जितनी स्पीसीज़ हैं बटरफ्लाइज की वो ये दैट इज़ नॉट ऑल अबाउट, ये पूरी वही स्पीसीज़ नहीं है जितनी की बटरफ्लाई की होती हैं। और इनको ये पता चला कि इसके बाद और भी स्पीसीज़ हैं और इनको अभी और भी डिस्कवरी करना है, तो ये इनको बाद में पता चलता है। लेट्स मूव टू द पेज नंबर 34। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. तो एट द एंड ऑफ द चिल्ड्रंस बुक, और चिल्ड्रन बुक जब इनको जो इनकी मदर ने इनको गिफ्ट किया उसको पढ़ने के बाद, दैट हिज मदर हैड गॉट हिम, जो इनकी मदर इनके लिए ले आई थी, द रीडर्स ऑफ द बुक वर इन्वाइटेड टू हेल्प द स्टडी ऑफ बटरफ्लाई माइग्रेशन। तो बुक के लास्ट में जो है वहाँ पर दिया गया था कि जो भी इस बुक के रीडर्स हैं वो इन्वाइटेड हैं टू हेल्प द स्टडी माइग्रेशन, कि बटरफ्लाई कैसे माइग्रेट करती है, तो उसकी स्टडी को और ज़्यादा उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए जितने भी रीडर्स हैं वहाँ पर इन्वाइट किए गए थे। And they were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. और ये जितने भी रीडर्स हैं उन सबसे ये कहा गया था कि वो बटरफ्लाई को टैग करें बाय डॉक्टर फेडरिक ए, और इसको किसने इंस्ट्रक्शन दिया था, डॉक्टर फेडरिक ए यूखार्ट ने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया था कि वो अपने आसपास की बटरफ्लाई को टैग करें। टैग मीन्स क्या होता है कि वहाँ पे एक लेबल, जैसे व्हेन यू पुट अ स्मॉल स्टिकर और लेबल ऑन द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, तो एक उसे टैग कर देते हैं, तो मतलब उसकी एक पहचान हो जाती है कि हाँ ये बटरफ्लाई जो है ये रिकॉग्नाइज की गई है। तो वहाँ पर उन्होंने टैग लगाने के लिए कहा, डॉक्टर फेडरिक ए यूखार्ट ने बोला, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इन कनाडा में वहाँ प्रोफेसर थे। उन्होंने अपने रीडर से ये कहा कि जो भी उनके आसपास बटरफ्लाई हैं उनको वो टैग करें, उनको रिकॉग्नाइज करें और उनकी डिफरेंट स्पीसीज़ के बारे में वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड करें।
तो बटरफ्लाई की स्टडी के लिए, उनके माइग्रेशंस के लिए जो है इन्होंने डॉक्टर फेडरिक ए यूखार्ट ने जो है अपने रीडर से रिक्वेस्ट किया था उस चिल्ड्रन बुक में। और यहाँ पे क्या था कि एब्राइट्स मदर wrote to Dr. Euchart, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Euchart. तो यहाँ पे क्या था कि जो रिचर्ड की मदर थी, उन्होंने डॉक्टर फेडरिक को उन्होंने एक लेटर लिखा और उन्होंने ये बताया उनको और फिर जो है उन्होंने ये उनको एक लेटर लिखा और डॉक्टर को बताया। और जो रिचर्ड थे वो बहुत जल्द ही जो है उन्होंने अटैच करना शुरू कर दिया टैग्स को, जो है एडहेसिव टैग्स। जैसे क्या होता है कि कुछ चिपचिपा जो है एक टैग जो है बटरफ्लाई के विंग्स पर वो लगाने लगे और बटरफ्लाई को टैग करने लगे। और जो भी पर्सन, मतलब ये कहा गया था उसमें कि द पर्सन हु फाइंड अ बटरफ्लाई विद अ टैग वॉज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर यूखार्ट। और उस टैग लगी हुई बटरफ्लाई को जो भी कोई पाएगा, तो यहाँ पर यही था कि डॉक्टर जो यूखार्ट थे वो टैग कर रहे थे बटरफ्लाई को सेंट्रल अमेरिका, क्योंकि जो है जो बटरफ्लाई थी वो माइग्रेट करके सेंट्रल अमेरिका में जाती है। तो यूखार्ट की टैग की हुई बटरफ्लाई को जो है इन्होंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया। किसने? रिचर्ड एब्राइट ने। और उन्होंने कहा कि अगर वो टैग लगी हुई बटरफ्लाई अगर किसी को मिलती है तो वो उसे कलेक्ट करे और उसको जो है फिर वापस डॉक्टर यूखार्ट को भेज दे। तो ये बोला गया था। तो द पर्सन हु वुड फाइंड अ बटरफ्लाई विद अ टैग वॉज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर यूखार्ट। तो यूखार्ट ने जो है ये अपने उसमें बोला था कि अगर टैग लगी हुई बटरफ्लाई अगर किसी को मिलती है, अगर कोई कलेक्ट करता है तो उसको वो कलेक्ट करने के बाद फिर डॉक्टर यूखार्ट को वापस भेज दे। तो इससे जो है एक जर्नी पता चलती है कि मोनार्क जो है वो कितनी डिस्टेंस को कवर करती है, कितनी दूरी तक वो माइग्रेट करती है वो बटरफ्लाई। तो इससे उसके लाइफ के बारे में थोड़ा सा पता चलेगा। तो इसलिए डॉक्टर यूखार्ट ने जो है अपने रीडर से ये बात कही थी। और द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks इन लास्ट समर। और यहाँ पे एक पैराग्राफ, एक नीचे ग्राफ दिया गया है। If you are going to chase them one by one, you won't catch very many. So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies. He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in the basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. Then he would tag the butterfly's wings and let them go. For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. तो यहाँ पर क्या था कि जो बटरफ्लाई कलेक्शन था उसका सीज़न जो है दैट वाज गोइंग टू लास्ट, वो लास्ट होने वाला था कितने? 6 weeks में। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks इन लास्ट समर। तो यहाँ पे जो बटरफ्लाई का एक कलेक्टिंग जो सीज़न था दैट लास्टेड, वो ख़त्म हुआ फॉर अराउंड 6 weeks, 6 weeks में जो है वो ख़त्म हुआ। और फिर एब्राइट को समझ में आ गया कि दैट ही केप्ट ऑन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज वन बाई वन, कि इनको जो है एक एक करके बटरफ्लाई को कलेक्ट करना है। ही वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट मेनी बटरफ्लाइज, ये जो है एक साथ में कई सारी बटरफ्लाई को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया? ही टुक दैट ही डिसाइडेड टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज इन हिज बेसमेंट। तब इन्होंने ये सोचा कि जो बटरफ्लाइज का एक फ्लॉक है, जो एक पूरा ग्रुप है, वो अपने बेसमेंट में जो है ये उसको जो है बेसमेंट में उसको रेज करेंगे, एक बटरफ्लाई का जो फ्लॉक है। इसीलिए ये क्या करते थे? ही यूज टू कैच अ फीमेल बटरफ्लाई, इसलिए फीमेल बटरफ्लाई को ये पकड़ते थे और उसको कलेक्ट किया करते थे। एंड ही कलेक्ट्स इट्स एग्स एंड रेज देम इन द बेसमेंट, उसके एग को कलेक्ट करके बेसमेंट में उसको रेज करते थे, उसकी ब्रिंगिंग अप करते थे और उनकी प्रॉपर लाइफ साइकिल को देखते थे, उनकी प्रॉपर लाइफ साइकिल को पूरा करने देते थे। देन ही यूज टू टैग द विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई, तब ये बटरफ्लाई के विंग्स को जो है टैग किया करते थे, वहाँ पर एक टैग पेस्ट किया करते थे और फिर उसको जाने देते थे, फिर उसको उड़ा देते थे। और इस तरह से इनके पास थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स थी इनके बेसमेंट में। और जो डिफरेंट स्टेज में, जैसे कि जो बटरफ्लाई का स्टेज है, अभी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बताता हूँ कि मेनी ईयर्स उसका एक जो स्टेज होता है, बटरफ्लाई की जो स्टेज होती है, उसको इन्होंने देखा, वहाँ पे ऑब्जर्व किया। एंड ही स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई। और जब इनको पूरी स्टेज पता चल गई बटरफ्लाई की कि कैसे वो माइग्रेट करती है, उसकी क्या क्या स्टेज है, कैसे वो ग्रो करती है, तब इनका धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होने लगा बटरफ्लाई में। एंड इट वॉज अ वेरी स्लो एंड
टायरिंग प्रोसेस, क्योंकि जो ये प्रोसेस था वो बहुत ही स्लो और बहुत ही टायरिंग था, तो इसीलिए इनका इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे कम होने लगा। और इन्होंने क्या किया कि जो बहुत सारी बटरफ्लाई थी इनको इन्होंने टैग किया, और सिर्फ उसमें से एक दो जो है वो रिकैप्चर्ड हुई किसी दूसरे के द्वारा, जब उसे रिकैप्चर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा वो 75 माइल्स की दूरी पर ही जो है रिकैप्चर किया गया, तब इनका धीरे धीरे इंटरेस्ट जो है कम होने लगा। और इनको वहाँ पे पता चला कि जो है जो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है वो क्या होती है, एग से कैटरपिलर बनती है, कैटरपिलर से प्यूपा बनता है और प्यूपर से फिर एडल्ट बटरफ्लाई बनती है। तो इन्होंने बटरफ्लाई को जो है फिर इन्होंने धीरे धीरे इनका जब ये सारी इनको चीज़ें पता चल गई, तब इनको जो है इससे इंटरेस्ट इनका ख़त्म होता गया, और फिर जो है ये नई चीज़ों के बारे में ढूंढना शुरू कर दिए। इवेंचुअली ही बिगैन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई, और धीरे धीरे क्या हुआ, इनका जो इंटरेस्ट था वो एकदम ख़त्म हो गया। इट इज़ टीडियस एंड देयर्स नॉट मच फीडबैक, और ये बहुत ही थकाऊ काम था, टीडियस था, टायरिंग वर्क था, और इसका कोई फीडबैक नहीं मिलता था। इसलिए एब्राइट ने कहा कि इन ऑल द टाइम ही डिड इट, इन्होंने पूरा इस पर समय इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बिताया, और सिर्फ उसमें जितनी इन्होंने बटरफ्लाई को टैग किया तो उसमें से सिर्फ एक दो ही बटरफ्लाई जो है रिकैप्चर्ड हुई, और इस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा 75 माइल्स जो है वो ट्रैवल कर पाती थी, मोनार्क जो बटरफ्लाइज थी, और इससे ज़्यादा कुछ उसमें हुआ नहीं। तो धीरे धीरे इनका जो इंटरेस्ट हुआ वो धीरे धीरे कम हो गया बटरफ्लाई को टैग करने का, और इन्होंने बटरफ्लाई टैगिंग करना छोड़ दिया। अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बटरफ्लाई की जो स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं, वो क्या कैसे जो है उसकी साइकिल ग्रो करती, कैसे बटरफ्लाई जो है कि एडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट होती है। लेट्स हैव अ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। may have a look on the life cycle of butterfly. In the first point it is given egg is given, then egg to larva, that is the caterpillar, and from the caterpillar to the pupa, and from pupa to the adult butterfly. This is the life cycle of butterfly. So dear students and viewers, this way we have come to an end of the video. I hope you understood all the meanings and the words of the explanation. If you would have any problem, you can write your comment in the comment section. Thank you for watching this video. See you in the next video. In the next part of the video, we'll start from the page number 35 to the page number 37. Thank you for watching this video. See you in the next video.